हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की जो वीडियो है वो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है और उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहले आप क्या करना, पहले आप सारी चीजें जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है वो सब समझ लो, फिर ये वाले क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएंगे बहुत सारे। लेकिन पहले आप क्या करो, पहले एनसीईआरटी सारे सॉल्व करो। एनसीईआरटी अगर आप एक बार सॉल्व कर लेते हो ना तो आपका बेस अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आपको समझ आ गई है तो आप इस वीडियो को आराम से देखो और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या क्या होता है। चलो, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, how many solution does the pair of equations y equals to 0 and y equals to minus 5 5 y equals to minus 5। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये भी एक इक्वेशन है ना। y इक्वल टू 0 ये एक तरीके की इक्वेशन है, इक्वेशन 1 मान लो इसको। और y इक्वल्स टू माइनस 5 ये भी एक इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये पूछ रहा है आपको, कितने सॉल्यूशंस होंगे इन दोनों इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन है, चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये पेयर है, हम ऐसे लिखते थे ना, ऐसे लिख लो आपको ज्यादा समझ आएगा। y इक्वल्स टू, तो पेयर ऑफ हो गया ना, पेयर हो गया, दो हो गई। लीनियर इक्वेशन है, पेयर है तो दो हो गई। लीनियर है क्योंकि मैक्सिमम पावर वन है, वाई की पावर वन है, और दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल यहाँ पर नहीं है इसलिए कंफ्यूज मत होना। आपका यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो रहा होगा, इसलिए एक्स नहीं है। ठीक, ये सब बेसिक में समझा चुका हूँ। तो ये पूछ रहा है इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, तो हम बना के देख लेते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ग्राफ बनाते हैं दो लाइनों का, एक लाइन है मान लो, एक दूसरी लाइन है, तो जब भी हम दो लाइनों का ग्राफ, ये लाइन ही है ना, लाइन की इक्वेशन ही है। तो जब भी हम लाइन के इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं दो का, यहाँ पर दो है, पेयर की बात होती है तो क्या होता है, जितनी जगह वो लाइन काटती है ना, जितनी जगह वो लाइन कटती है उतने आपके सॉल्यूशन निकलते हैं। समझ रहे हो। तो अगर लाइन एक ऐसे पैरेलल लाइन हो गई, कहीं नहीं काट रही, तो जीरो सॉल्यूशन होगा। अगर एक ऐसे ऐसे कट गई, ये एक पॉइंट पे काट रही है, यहाँ पर ये कट रही है ना दोनों, तो एक सॉल्यूशन निकलेगा। और एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन बिल्कुल एज इट इज उसके ऊपर आ गई, एज इट इज कोइंसिडेंस हो गई, तो ये तो हर जगह कट रही है। देख लो, एक के ऊपर एक चढ़ रही तो बहुत सारे पॉइंट पर कट रही होगी, तो ऐसे में इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया, बाकी डिटेल में आप समझ लेंगे। तो बस हम इन दोनों को देख लेते हैं बना के ग्राफ, y इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू माइनस 5 का हम ग्राफ बना के देख लेंगे और देख लेंगे कितनी जगह काटती है, जितनी जगह काटेगी उतनी सोल्यूशन होगा। चलिए बस, y इक्वल्स टू 0 तो हमारी ऐसे एक्सिस होती है, ये वर्टिकल वाली y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली x एक्सिस। ठीक है, तो ये y डैश, x डैश, जहाँ पर काटती है वो ओरिजिन होता है। तो इनको इसे आप नंबरिंग कर लो इसकी, y के ऊपर साइड में पॉजिटिव, x के ऊपर साइड में, x के राइट में पॉजिटिव, y के ऊपर पॉजिटिव, y के नीचे नेगेटिव, x लेफ्ट में नेगेटिव। लैपटॉप की बैटरी, हाँ, x के लेफ्ट में नेगेटिव। ठीक है, तो पहले इसका बनाते हैं ग्राफ। y इक्वल्स टू 0 कह रहा है, y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस, ये वाली लाइन, इसका ग्राफ है ऑरेंज। y इक्वल्स टू माइनस 5, y इक्वल्स टू माइनस 5 मतलब ये वाली लाइन, ये माइनस 5 है ना, ऐसे सीधे। तो ये ऑरेंज वाली हो गई y इक्वल्स टू 0, और ये ग्रीन वाली हो गई y इक्वल्स टू माइनस 5। तो ये देख लो, ये दोनों लाइनें क्या है आपस में, पैरेलल। पैरेलल लिखा है मैंने, ये दोनों लाइन क्या हो गई आपस में, पैरेलल हो गई। और आपको पता है पैरेलल हो गई यानी ये कहीं काट रही नहीं, काट नहीं रही है, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इसके होंगे जीरो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन, जीरो, नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो
for what value of k the pair of equation for x minus 3y is equal to 9 2x plus k is equal to 11 नो सॉल्यूशन है ना, यही है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, b2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपको याद होनी चाहिए, जनरल फॉर्म है। और ये लिखी हमारी पहली इक्वेशन, ये लिखी दूसरी इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि कौन, इसमें से हम ये k की वैल्यू कौन सी डालें, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि नो सॉल्यूशन हो। तो हमें पता है नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो कोई भी सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस पैरेलल हो। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा कि जब लाइन पैरेलल होती है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, है ना। तो और हमें पता है कि जब लाइन पैरेलल होती है तो जब हम कंपेयरिंग द रेशियोज वाले कॉन्सेप्ट में दोनों लाइनों को जब कंपेयर करते हैं तो पैरेलल लाइंस का ऐसा बनता है a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 c2। जहां पर a1 क्या है, एक्स कोएफिशिएंट, a2 क्या है, नीचे वाली इक्वेशन मतलब दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट, है ना। b1 क्या है, पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, b2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशन में abc की a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके, है ना। फिर मैं लिख देता हूँ 4x माइनस 3y, राइट साइड में 0 है तो इधर भी -9 0 कर देते हैं, जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। इसको भी 2x प्लस के वाई, राइट साइड में 0 जनरल फॉर्म में, तो 11 को नीचे लेफ्ट में ले जाते हैं। तो ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई। तो आप यहाँ से देख सकते हो a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू x है, b1 की वैल्यू -3 है क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, और यहाँ b2 की वैल्यू k है, c1 की वैल्यू -9 क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस में ना क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस के साइन के साथ लेंगे, और c2 की वैल्यू -1। तो हम मैं यहाँ लिख देता हूँ a1 इक्वल्स टू 4, b1 इक्वल्स टू -3, c1 इक्वल्स टू -9। सिमिलरली यहाँ से इससे कंपेयर करेंगे तो a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू k और c2 इक्वल्स टू -11। तो हमें a1 b1 सब पता है और हमें पता है पैरेलल लाइंस का ये रेशियो होता है, तो इससे कंपेयर करके हमें तो बस k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इससे हम कंपेयर कर देंगे, बस कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट समझ आओगे तो सारे क्वेश्चन कर दोगे। अब ये कंपेयर करेंगे तो a1 a2 हमारा 4/2 इक्वल्स टू b1 b2 यानी कि -3/k। बस हम ये दोनों चीजें देख के ही k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप कर दो भाई, हमें तो k की वैल्यू चाहिए ना, तो k की वैल्यू हमें यहीं तक ही, पूरा हमें c तक जाने की जरूरत नहीं, हमें यहीं तक ही मिल गई। तो बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा -6। यहाँ से k की वैल्यू होगी -6/4, दिख रहा है ना आपको, -6/4। और इसको काट दो, ये 2 3 जा, ये 2 2 जा, तो k की वैल्यू आ गई -3/2। तो ये रहा आंसर आपका, k की वैल्यू -3/2, ठीक है। तो आपको बस ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि पैरेलल लाइंस का कंपेयरिंग द रेशियो में ये फॉर्मूला होता है a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। हमें तो बस ये दोनों पार्ट में ही k की वैल्यू मिल गई, हमें c तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड whether the following pair of linear equation is consistent or inconsistent, और ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन देखो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि तीन ही कंडीशन होगी, या तो ऐसे आप दोनों लाइन अगर ग्राफ में बनाएंगे तो या तो ऐसे एक पॉइंट पे काटेगी, या फिर पैरेलल होगी एक ही पॉइंट पे नहीं काटेगी, या फिर कोइंसिडेंट होगी एक और उसके ऊपर एक और ऐसे चढ़ेगी। तो ये इस वाली लाइन को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसमें वन सॉल्यूशन होता है। देखो मैं कौन सा समझा रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा। ऐसे अगर लाइन एक पॉइंट पे काटती है तो हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसमें वन सॉल्यूशन होता है। पैरेलल लाइन में कोई काट ही नहीं रही तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर एक चढ़ी हुई तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ये तो आपको समझ आ गया। अभी पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है, तो जब अगर एक भी सॉल्यूशन निकल जाएगा तो हम कह देंगे वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। एक भी सॉल्यूशन निकल जाए हम बोल देंगे वो कंसिस्टेंट पेयर है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है तो हम कह देंगे ये कंसिस्टेंट है। यहाँ पर तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब पैरेलल लाइंस की जो इक्वेशन होती है वो होती है नॉन कंसिस्टेंट, सॉरी इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर।
नॉन कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। और इनफिनाइट सॉल्यूशन में तो बहुत ही सारे सॉल्यूशन है, मैंने कहा एक भी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोले, या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन है, तो ये भी हो गया आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हमें ये कह रहा है कि इनको देख के बताओ कि कंसिस्टेंट हो गया या इनकंसिस्टेंट हो गया। तो बेसिकली हम इनको कंपेयरिंग द रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से देख लेंगे कि भाई किस टाइप की लाइन है, इंसिडेंट लाइन है, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन है इसकी तरह, पैरेलल लाइन है इसकी तरह, या कोइंसिडेंट लाइन है इसकी तरह। और फिर अगर जो किस टाइप की लाइन है वो अगर पता चल गया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसे कनेक्शन करना सीखो यार, तभी तो बातें बनेगी, आप शब्दों में खो जाते हो। तो बस हमें जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो दूसरी इक्वेशन की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना, ये जनरल फॉर्म होगी। तो उससे हम पहले कंपेयर करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि हमें कंपेयरिंग द रेशियो के लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए होती है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, पहली वाली को ये लिख देता हूँ, इसके सामने लिख देता हूँ 3x प्लस 2y, दूसरे कलर से लिखता हूँ क्योंकि सामने ऑरेंज है। ठीक है, 3x प्लस 2y, राइट हैंड साइड में 0 है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 बनाते हैं, 8 को लेफ्ट में भेजेंगे, ये होगी जनरल फॉर्म। इस वाली को भी लिख देते हैं 6x माइनस 4y, 9 को उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में 0 बनाने के लिए, ये होगी जनरल। अब हमें a1 b1 c1 कंपेयर करने से मिल जाएंगे। तो a1 हो गया 3 x का कोफिशिएंट, b1 हो गया 2 y का कोफिशिएंट, और c1 हो गया ये कांस्टेंट -8। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a1 इज इक्वल टू 3, b1 इक्वल्स टू 2 और c1 इक्वल्स टू -8। इस वाली इक्वेशन में a1 इक्वल्स टू 6 x का कोफिशिएंट, b a1 नहीं सॉरी a2, ये a2 है ना, a2, a1 तो ऊपर वाली इक्वेशन है, a2 इक्वल्स टू 6, b2 इक्वल्स टू -4, साइन मत भूलना, और c2 इक्वल्स टू -9। तो हमें मिल गया a1 b1। तब हम चेक करना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे a1 इक्वल्स टू a2 करते हुए देखते हैं कहाँ जाके रुकेगा कंपेयरिंग द रेशियो। तो a1 a2 लिख रहा हूँ मैं 3/6, b1 b2 लिख रहा हूँ 2/4, और c1 c2 लिख रहा हूँ -8/9। तो आप देख रहे हो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो a1 a2 और b1 b2 दोनों ही 1/2 हो गए, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए। पर c1 c2 -8/9 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमारी कौन सी कंडीशन बन रही है, हमारी कंडीशन बन रही है a1 a2 1/2 है इक्वल्स टू b1 b2 बराबर है ना, वो भी 1/2 आ गया, इसलिए इक्वल्स टू साइन लगा दिया, c1 c2 अलग है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है कि a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। एक सेकंड में एक गलती कर गया शायद, एक सेकंड देखो ऐसे गलती हो जाती है, -4 था, तुम चाहो दोबारा से कंपेयर कर लेते हैं, पेपर में भी ऐसी गलती होगी। a1 a2 3/6 है, b1 b2 2/-4 है, तो कोई माइनस का साइन भूल गया, ऐसे ही बोलोगे आप भी, इसलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो 2/-4 और c1 c2 -8/9। तो आप देखो ये प्लस में माइनस में, तो इसका मतलब इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हमारी पहली कंडीशन ही गलत हो गई, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। और ये वाला केस कब होता है, ये वाला केस इस वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस में होता है जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। तो ये जो पेयर दे रखा है ये किसका है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी जब एक ग्राफ में बनाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका कितना सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। और मैंने आपको कहा एक भी सॉल्यूशन होता है हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो हमसे तो बस ये पूछा था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हम बोलेंगे ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये आंसर। देख रहे हो आप, इस सारी चीज कनेक्टेड है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन पे किस टाइप की लाइन है, सारी कनेक्टेड है। अगर आपको सब समझ नहीं आ रहा तो मेरे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैंने कौन से समझा रखा है वहां देखना, आराम से देखना, और कुछ ना समझा तो दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सब प्राइमरी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अलग कुछ नहीं आने वाला। और देखो जी, ड्रॉ द ग्राफ 2y is equal to 4x minus 6, 2x is equal to y plus 3 and determine whether this system of linear equation has a unique solution or not। तो देखो यार इसमें दो पेयर दे रखी है, हमें कंफ्यूज मत हुआ करो। ये दो पेयर दे रखी है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, पेयर हो गया, दो पेयर नहीं मतलब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहली लीनियर इक्वेशन
एक दूसरी इक्वेशन, तो पेयर बन गया, जोड़ा बन गया इक्वेशन। तो हमें कह रहा है कि इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ करने के लिए बोल रहे हैं ना, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बना के डिटरमाइन करो, डिटरमाइन मतलब डिसाइड, टेल। तो हम ये ग्राफ बना के हमें डिसाइड करना है कि ये जो इक्वेशन बनेगी दोनों लाइनों की, ये किस तरह की होगी, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अभी मैंने प्रीवियसली बताया यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन निकलता है, और एक ही सॉल्यूशन किस केस में निकलता है, जब लाइन से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी या नहीं आएगी, ये हमें बताना है। तो हम बना के देख लेते हैं किस टाइप की लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग आएगी ऐसे जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, या पैरेलल लाइन आएगी ऐसे, या फिर कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर एक से चढ़ी हुई आएगी, देखना पड़ेगा। तो ग्राफ बना के देख लेते हैं, हम ग्राफ बना के हम देख लेते हैं। तो ग्राफ बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका था, ऐसे बनाया करो, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं आपको, तो पहले इसका बना, इसके हम पॉइंट्स ले लेते हैं। पॉइंट्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे एक्स वाई, दो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है ना, दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तो आपका ग्राफ बनाना इजी हो जाता है, दो में भी काम हो जाता है। तो देखो, पहले एक बार एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, मैंने आपको सिखाया ना ग्राफ बनाना, तो एक्स की वैल्यू पहले इस वाली इक्वेशन का बना रहे हैं, तो इसमें अगर एक्स की वैल्यू में 0 पुट कर दी, मैं लिखता हूँ दोबारा से ये वाली इक्वेशन, 2y इक्वल्स टू 4x माइनस 6। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू में 0 पुट कर दी, तो y की क्या होगी, जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की क्या होगी, ये हो गया 0, और y की हम निकाल लेंगे, 2y इक्वल टू माइनस 6 होगा, तो y इक्वल्स टू माइनस 6/2 यानी कि माइनस 3। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू माइनस 3 होगी, तो एक सोल्यूशन मिल गया हमें, x 0 y माइनस 3। ऐसे दूसरा भी चाहिए हमें, लाइन का ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट दो तो सोल्यूशन चाहिए, एटलीस्ट तीन भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो से काम हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन, इस बार मैंने एक्स को 0 पुट किया, एक बार वाई को 0 पुट कर दो इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में 2y इक्वल्स टू 4x माइनस 6 में एक बार y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट करूंगा पूरा 0 हो जाएगा, तो y को 0 पुट कर दिया मैंने। अब x की वैल्यू निकाल लो, 4x, 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6/4 यानी कि 3/2। 3/2 को डेसिमल में लिखो तो 1.5, तो मैं डेसिमल में लिख देता हूँ 1.5। ठीक है, तो इस वाली के सॉल्यूशन मिल गया मुझे दो, एक्स 0 वाई माइनस 3, एक्स 1.5 वाई 0। ठीक है, ऐसी इस वाली के दो सॉल्यूशन निकाल लो, यहाँ लाइन खींच दी मैंने, अब इस वाली के निकाल लो सॉल्यूशन, तो एक्स वाई, ग्राफ बना रहे ना तो सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। ये मैं जो, आप देखो इसमें ग्राफ बनाने का तरीका ये होता है, एक बार एक किसी दो वेरिएबल है ना यहाँ पर एक्स और वाई, जैसे यहाँ पर भी थे एक्स और वाई दो वेरिएबल, तो निकालने का तरीका होता है किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू पुट कर दो, जैसे मैंने यहाँ 0 पुट कर दी, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप सॉल्व कर दो, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो समझ लो वाई की पुट कर देता हूँ 0। 0 इसलिए करता हूँ क्योंकि ईजी है सॉल्व करने की, होता है कुछ भी कर सकते हो, इन्फिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो इसी क्वेश्चन में x की क्या हो जाएगी फिर, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। यहाँ y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो ये 0 हो गया। तो x की अब आप सॉल्व कर दो, एक आप खुद पुट कर देते हो अज्यूम करके, और दूसरी आप सॉल्व करके निकाल देते हो। तो यहाँ पर y की तो मैंने पुट कर दी, अब x की मैं सॉल्व कर दूंगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 हुआ, x इज इक्वल टू 3/2 काट के 1.5। तो जब y की वैल्यू 0 आएगी तो x की वैल्यू आ गई 1.5। ये एक सॉल्यूशन मिल गया, मुझे दो सॉल्यूशन चाहिए लाइन का ग्राफ बनाने के लिए। अब सिमिलरली एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये इक्वेशन है सेम, 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। इस बार अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्या लिख दिया मैंने, x की वैल्यू 0, तो 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 इधर जाके माइनस। तो ये दो दो सॉल्यूशन मिल गए, अब इन दोनों का ग्राफ बना दूंगा मैं आराम से, इसी पेज पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं, साफ नहीं करता, यहीं पर ही करना भूल जाओगे, चलो यहीं बनाते हैं, कोशिश करते हैं यहीं बनाने की, ये बन जाएगा, ये दिख रहा है ना आपको। हाँ, तो ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है जी, और जहां पर ये दोनों एक्सिस काट रही है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। कोई दिक्कत नहीं, इनको हमारा ये 3 तक -3 तक जा रहा है ना, -3 तक जा रहा है, तो हम यहाँ तक ले लेते हैं 1 2 3, 4 तक बहुत रहेगा, 1 2 3, यहाँ पर भी -1 -2 -3, और एक्स के लेफ्ट में माइनस में होता है -2।
तो पहले हम ये ब्लू वाला जो इस वाली इक्वेशन के जो पॉइंट है वो प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ब्लू वाले ब्लू कलर से कर देता हूँ मैं। तो x0 y-3, तो कैसे प्लॉट करते हैं, पहले ये वाला पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, x0 y-3। तो x जब 0 होगा और y -3 होगा, मतलब ये वाला। दूसरा पॉइंट x 1.5 y 0, तो x 1.5 ये 1 और 2 के बीच में होगा और y 0 यानी कि x के ऊपर ही पॉइंट होगा ये। तो ये जो इक्वेशन, ये वाली जो लाइन है इसका ग्राफ ये जो ब्लू पॉइंट को मैं दोनों को ज्वाइन करूंगा, तो आप अच्छे से बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा। ये मैंने ये बना, तो ये जो ग्राफ बना है वो इस वाली का बना है। अब इस वाली का भी बनाते हैं ग्राफ, पिंक कलर से बना देता हूँ, कलर कोडिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसका बनाते हैं। तो x 1.5 और y 0, x 1.5 y 0, तो x 1.5 y 0 कहाँ पर होगा, यानी कि इसी के ऊपर ये पॉइंट x 1.5 y 0। फिर दूसरा पॉइंट है x 0 y -3, तो x 0 और y -3 है, तो वही सेम पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये एक के ऊपर एक ही चढ़ा होगा, ब्लू के ऊपर वही लाइन होगी। तो इसका मतलब ये तो ये किस तरीके की लाइन होगी, कोइंसिडेंट। ये दोनों इक्वेशन किस तरीके की लाइन बनी ग्राफ में, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई। और कोइंसिडेंट लाइन में मैंने आपको बताया था कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि इनफिनाइट पॉइंट पे काटती है, देखो ना, एक लाइन और उसके ऊपर ऐसे दूसरी लाइन बिल्कुल चढ़ी हुई है, तो ऐसे इनफिनाइट पॉइंट पे काट रही है, तो 1 2 3 ऐसे इनफिनाइट पॉइंट है। सॉल्यूशन जितने पॉइंट पे काटती है उतने सॉल्यूशन होते हैं, तो इनफिनाइट सॉल्यूशन है। तो आपसे क्या पूछा जाता है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो तभी होगा जब एक ही सॉल्यूशन हो, और वो तभी होता है जब लाइन ऐसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ तो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर है इट इज नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन, इट डज नॉट गिव यूनिक सॉल्यूशन, इट विल गिव इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूरी डिटेल में आपको इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाना भी सिखा दिया यूनिक इनफिनाइट का। तो इसे करने को सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपके पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे चीजें आपकी रिवाइज हो गई। नेक्स्ट देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। तो हमें ये दोनों पेयर, ये जो हमारी इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, इसको हमें सॉल्व करना है। कौन से मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, इस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्व करना मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना, सॉल्यूशन निकालना, सॉल्व करना का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। हमने ये जो दो पेयर इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो है तो पेयर बोलते हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना है इस मेथड से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको जनरल फॉर्म लिख देता हूँ बार बार, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये c है, पता नहीं कैसा c बनाया मैंने। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जिसको जनरल इससे कंपेयर करके जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। तो राइट हैंड साइड में 0 कर देंगे, 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है। इसको 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो जनरल फॉर्म में है ही। तो ये हमने ये पहले तो जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो एलिमिनेशन मेथड आपको अगर डिटेल में और भी समझना है, वैसे तो यहाँ इस क्वेश्चन से में समझ आ जाएगा आपको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, लेकिन अगर और डिटेल में सुनना है तो मैंने वीडियो बना रखी है प्रॉपरली सिर्फ एलिमिनेशन मेथड पे भी। ठीक है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जितने मेथड है सब पे बना रखी है। तो देखो होता क्या है एलिमिनेशन, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड मान लो। तो एलिमिनेशन मेथड ये होता है, सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। तो एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि आप है ना कोई से भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर दो। हम तो सुनो मैंने क्या बोला, कोई से दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर दो, या तो एक्स वाले के वेरिएबल, एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट, जैसे इस इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन 2 में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, और ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है ये 3, तो ये सेम नहीं है। या तो इन दोनों को सेम कर दो या वाई वालों को सेम कर दो, मतलब किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर दो, चाहे एक्स वाले कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशन में सेम कर दो, चाहे वाई वाले कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम कर दो। ये स्टेप 1 होता है, सबसे पहले ये करना है। तो आप पूछोगे कैसे करना है सर, सेम कैसे करेंगे। तो मान लो मैं इसको y वाले को सेम करता हूँ, तो यहाँ नीचे 5 है कोफिशिएंट और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ y है, 1 है, कुछ नहीं होता है नहीं 1, तो मैं ऊपर पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मेरे को x वाले को करना होता, x वाले कोफिशिएंट को सेम करना होता था, तो आप इनके कोफिशिएंट को इंटरचेंजेबली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल हम y वाले को करेंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर x वाले को भी कर सकते हैं। तो x वाले को कैसे करोगे, जैसे यहाँ कोफिशिएंट x का 2 है, यहाँ 3 है, तो आप पूरी इक्वेशन में
ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x हो जाएगा, ये -2y -14, और ये इसको नीचे वाले को 3 से कर दोगे तो ये भी 6x हो जाएगा। तो हो गया ना सेम 6x। तो ऐसे x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, लेकिन इस केस में हम y के करेंगे। तो समझ गए, आपको जब भी कोफिशिएंट सेम करने हो तो ऊपर नीचे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर मैं y वाले को कर रहा हूँ तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 5 से कर दूंगा और नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 1 से करूंगा। अब 1 से करने में तो सेम ही रहता है, चाहे 1 से 2x को मल्टीप्लाई करूँ तो 2x ही रहेगा, तो 1 से करने को सेम ही रहेगा, तो हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। तो ऊपर वाली को 5 से पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बस अब कर रहा हूँ बस मैं। तो 5 × 3 15x, इसको किया -5y, इसको किया 5 से मल्टीप्लाई तो -35 = 0। अभी इक्वेशन 3 बन गई। और नीचे वाली को पूरी को 1 से कर रहे हैं तो 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगी, 2x + 5y + 1 = 0। इसको इक्वेशन 4 बोल दो। तो हमने ये किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम इसलिए किया कि अब हम सीधे सीधे एक एलिमिनेट मतलब काट देना, हटा देना, तो अभी ये सीधे सीधे हट जाएंगे, इनको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ तो प्लस ही करेंगे क्योंकि एक साइन माइनस में एक प्लस में। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 और 4 को, इक्वेशन 3 और 4 को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ बाय एडिंग इक्वेशन 3 और 4। तो इन 3 और 4 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अभी पूरा देखो ऐड करूंगा। 15x और 2x कितना होता है 17x, और -5y + 5y पूरा कट गया। तो ये एलिमिनेशन का मतलब ये है कि एक वेरिएबल पूरा कट जाता है, तो ये कट गया। और ये इनको भी ऐड करूंगा, -35 और +1 यानी कि -34 = 0। तो ये आ गया। अब यहाँ फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 17x, ये 34 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 34/17 यानी कि 2। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 2। सॉल्व करने हैं तो सॉल्व करना मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो x की तो मिल गई मुझे 2, x की तो मिल गई मुझे 2। अब y की आप कैसे निकालोगे? अब इस y की निकालने के लिए वैल्यू, इस x को, जो x निकाला इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी, इसमें ओरिजिनल वाली में जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें किसी में भी पुट कर दो x की वैल्यू, तो y की आ जाएगी। तो मैं देखो ये सिंपल सी है, इस वाली में पुट कर रहा हूँ मैं ओरिजिनल, तो इस सिंपल सी में x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस मैं। तो बस अब पुट कर रहा हूँ, तो 3 x की वैल्यू पुट की तो 2 -y = 7, तो 3 × 2 6 -y = 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई 6 - 7 यानी कि -1। तो आप देख सकते हो हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के लिए बोल रहा था x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, तो x = 2, y = -1, और ये आपका आंसर भी है। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज होता है, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, वर्ड प्रॉब्लम। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the age of father. तो देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, लगते बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं इसको करने का आपको तरीका बताता हूँ कि इन क्वेश्चन में ना आप जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं ना वो लिखते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल x और y के चक्कर में मत पड़ो, जो हमारी वेरिएबल है ये देखो, आपको इतना पता चलना चाहिए कि बनेगी यहाँ पर भी इक्वेशन ही। तो आप इक्वेशन हम ज्यादातर हम x और y में देखने के लिए हैबिचुअल है, तो आप x और y पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करूंगा मैं, है ना। एक सेकंड। तो सबसे पहले क्या लिखा है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस। तो एज ऑफ फादर इज मतलब होता है इक्वल टू का साइन, ये वर्ड प्रॉब्लम में इज मतलब होता है इज, आर, ये सब इक्वल टू का साइन है। तो एज ऑफ फादर की एज इज इक्वल टू का साइन ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ इट्स चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2। तो जो बोलता क्या वो करता क्या, मैं इस फुल स्टॉप तक देखो, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू ट्वाइस सम द एज ऑफ इट्स 2 चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 की एज का ये। तो पहली क्वेश्चन बन गई, इस फुल स्टॉप साइन तक ये पहली क्वेश्चन बन गई। तो आप हमें इक्वेशन x और y में ही बनाना है, जरूरत है ना। अगर बनाना है तो बना लो, फादर की एज को x मान लो, चिल्ड्रन 1 + चिल्ड्रन 2 की एज को आप y1 + y2 मान लो। लेकिन मैंने ऐसे कर लिया फॉर एग्जांपल। अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 20 years मतलब 20 साल के बाद, मतलब 20 साल के बाद मतलब +20। तो फादर की एज जो उस समय थी उसमें 20 साल ऐड कर दो, मतलब +20, क्योंकि 20 years के बाद की बात हो रही है ना। तो आफ्टर 20 years यानी फादर की एज भी 20 साल आगे हो जाएगी। हिज एज विल बी इक्वल, विल बी भी इक्वल टू होगा, यहाँ तो इक्वल ही बोल रखा है, साइन की जरूरत नहीं है, इक्वल बोल ही दिया। तो आफ्टर 20 years f + 20 हिज एज विल बी इक्वल
to the sum of ages of his children. Sum of ages of his children. अब आप बच्चे यहाँ गलती करेंगे, जैसे फादर की एज में 20 ईयर्स ऐड किया, जब 20 साल बाद की बात हो रही है तो चिल्ड्रन की एज में भी तो 20-20 साल ऐड करो, तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, फादर प्लस 20 इज इक्वल टू चिल्ड्रन 1 प्लस 20 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस 20, उनका सम हो रहा है। तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हो, फादर प्लस 20 इज इक्वल टू चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 प्लस 40। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, समझ रहे हो? तो जो जो क्वेश्चन कह रहा था वो कर दिया। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आप एफ फादर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, अब ब्लू कलर से आपको ताकि दिख जाए, ब्लू कलर से ताकि आपको अलग से दिख जाए। अब मैंने इक्वेशन ये फर्स्ट बना दी, इक्वेशन सेकंड बना दी, अब बस सॉल्व करके मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू ट्वाइस C1 प्लस C2, और दूसरी इक्वेशन f प्लस 20 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस 40। तो दो इक्वेशन है, मुझे f की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें क्वेश्चन में फादर की वैल्यू पूछी है। तो अब यहां से C1 प्लस C2 की वैल्यू आप f/2 लिख सकते हो। इस इक्वेशन में C1 प्लस C2 की वैल्यू, ये 2 उधर चल जाएगा तो f/2 हो जाएगी। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा ऊपर वाली इक्वेशन को, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू f/2। तो ये f/2 अब मैं यहाँ पुट कर दूँ सेकंड, ये वाली सेकंड इक्वेशन, तो बस आप वो पुट कर दो, पिंक कलर से कर रहा हूँ मैं। तो f प्लस 20 इज इक्वल टू f/2 प्लस 40। अब आप यहाँ ये जो इक्वेशन मैंने पिंक में लिखी, इससे f की वैल्यू आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस नॉर्मल हम सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकल, ज्यादा इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी जो पिंक में मैंने लिखा है बस इसको सॉल्व कर दो, आपकी f की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ जगह है थोड़ी सी। तो f प्लस 20 दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। f प्लस 20 इज इक्वल टू f/2 प्लस 40। तो इस f/2 सारे f वाली चीजें उधर एक तरफ ले जाते हैं, तो f माइनस f/2 और ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 20। तो f माइनस f/2 f/2, 40 माइनस 20 20, और f इक्वल्स टू 20 इंटू 2 यानी कि 40 ईयर्स। तो फादर की एज हमसे पूछी थी, हमने निकाल दी 40 साल। 40 साल। बोलो कोई दिक्कत हुई? तो ये वर्ड प्रॉब्लम में जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, आप प्रैक्टिस करो और आपको समझ आ जाएगा कि हमने जो जो कह रहा था वो लिखते गए, हम लिखते गए। 20 साल बाद में हमने यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि 20 साल बाद फादर की में तो 20 ईयर्स ऐड कर दिए भाई, पर 20 साल बाद चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रनों की एज में भी तो 20 ऐड होगा। चिल्ड्रन 1 भी C1 प्लस 20 हो जाएगा, चिल्ड्रन 2 भी C2 प्लस 20 हो जाएगा, और फिर आप बस इनको सॉल्व करते हुए चलो नॉर्मल मैथ्स की तरह। फादर की एज आ गई 40 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, द नंबर फॉर्म्स बाय रिवर्सिंग द डिजिट is 18 less than the given number, find the given number, find the given number is 18 less। अब मेरे को ये बात बताओ, इस क्वेश्चन में वही जो जो कह रहा है ना क्वेश्चन, वो करते जाओ। तो सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर आप मेरे से शुरू से पढ़े हो तो मैंने बताया था जब वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करवा रहा था, क्या बताया था मैंने कि जब भी 2 डिजिट नंबर की बात होती है, 2 डिजिट नंबर की बात होती है, तो उसको हम अलजेब्रा या एक्स और वाई की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट क्वेश्चन को भूल जाओ, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है 23 है ना, 23 नंबर है, तो हम कैसे लिखते हैं? या 100 है तो हम कैसे लिखते हैं? 1s 10s 100 ऐसे लिखते हैं ना, 1s 10s 100। तो ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ऐसे लिखते हैं ना, 1s 10s 100। तो इसी तरह से जब भी कोई 2 डिजिट नंबर को आपको मैथ्स अलजेब्रा के एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना हो ना, तो हमेशा से लिखा करो x प्लस 10y, क्योंकि 2 डिजिट है तो 1s और 10s, तो ये 10 है, ये 10s जो 10s प्लेस है वो रिप्रेजेंट करवा रहा है ये। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, हमेशा याद रख लो बस यार हमेशा के लिए, कि जब भी 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो उसको एक्स और वाई की फॉर्म में आप लिखोगे x प्लस 10y, 2 डिजिट नंबर को। ठीक है, और 2 डिजिट तक ही आपके क्वेश्चन आएंगे 10th में, इससे ऊपर नहीं आने वाले। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर को एक्स और वाई की फॉर्म में हमेशा कैसे लिखोगे? x प्लस 10y। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो जो कह रहा है वो करते हैं। ठीक है, पढ़े?
ये समझ आ गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा 2 डिजिट नंबर को एक्स और वाई की फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स प्लस 10y। याद कर लो इस चीज को। ये ऐसे होता है जैसे 23 है, तो वंस प्लेस से टेंस प्लेस, तो ये 10y टेंस प्लेस को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो जो बोल रहा हूँ करते जाएंगे। तो अ 2 डिजिट नंबर, तो हम लिख देंगे 2 डिजिट नंबर x प्लस 10y इज, मैंने आपको बताया इज मतलब इज इक्वल टू होता है वर्ड प्रॉब्लम में। अ 2 डिजिट नंबर लिख दिया, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम क्या है, x और y डिजिट है, जैसे ये 23 है, इसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 2 प्लस 3 5। तो ऐसे इसमें सम ऑफ डिजिट क्या होगा, x प्लस वाई। समझ रहे ना? तो इसमें x प्लस वाई डिजिट क्या है भाई, नंबर ऐसे होगा नहीं एक्स वाई, तो x प्लस वाई डिजिट, ये तो 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका है, पर डिजिट ये है x और y। तो ये कह रहा है सम ऑफ इट्स डिजिट 7 टाइम्स लिखा, 7 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट x प्लस वाई, ठीक है। तो इस फुल स्टॉप तक हमें पहली क्वेश्चन मिल गई। बोलो कोई दिक्कत? जो जो क्वेश्चन ने कहा वो करता गया मैं, देखो दोबारा पढ़ो। अ 2 डिजिट नंबर, ये लिख दिया 2 डिजिट नंबर इज मतलब इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट यानी x प्लस वाई। पहली क्वेश्चन बन गई, पहले फुल स्टॉप। अब आगे पढ़ो। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अब इस डिजिट को रिवर्स कर दो, तो ये x प्लस 10y जो था, अब उसको रिवर्स कर दोगे तो कैसे हो जाएगा, x प्लस 10y की जगह क्या हो जाएगा, y प्लस 10x। रिवर्स कर दिया मैंने, जहां x लिखा था वहां y लिख दिया, जहां y लिखा था वहां x लिख दिया। समझ आ गई बात? जहां x लिखा था वहां y लिख दिया, जहां y लिखा था वहां x लिख दिया, क्योंकि रिवर्स कर दिया हमने, क्योंकि अभी आगे हमारा रिवर्सिंग के बारे में बोल रहा है। तो अब पढ़ो दोबारा से, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वो कर रहा है। अब सेकंड इक्वेशन बन रही है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ये लिख दिया रिवर्सिंग द डिजिट इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू का साइन 18 लेस देन द गिवन नंबर, 18 लेस देन द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर हमारा कौन सा था, ये वाला, इसी को माना है 2 डिजिट गिवन नंबर। तो x प्लस 10y गिवन नंबर से 18 कम है, तो माइनस करना पड़ेगा, लेस मतलब -18। ये क्वेश्चन सेकंड बन गई। फाइंड द गिवन नंबर, तो अगर हम x और y की वैल्यू पता चल गई तो ऐसे गिवन नंबर हम लिख देंगे। बस इतना काम है। अब इस क्वेश्चन को फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर दो, बस। बोलो नहीं कर पाओगे? आराम से कर दोगे। तो आप क्या करो, ये x प्लस 10y की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, इस फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस 10y की वैल्यू है 7x प्लस वाई। तो आप यहाँ पर पुट कर दो इसको, बस अब मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। तो y प्लस 10x इक्वल्स टू x प्लस 10y की वैल्यू लिख रहा हूँ 7x प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट से लेके -18 यहाँ तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो बस। या फिर आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा कि ये पुट करना है, तो आप डायरेक्ट इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो। चलो इंडिविजुअली कर देते हैं, उसमें आपको क्या होगा, थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनी थी इस फुल स्टॉप तक, और सेकंड इक्वेशन बनी थी, तो पहले हम इस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं ना। तो इस फर्स्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मान लो आप इंडिविजुअली कर लो, इसमें पुट करने में आप लंबा हो जाएगा और अननेसेसरी गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहले फर्स्ट वाली को प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं मतलब बेसिकली, फिर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को। पहले फर्स्ट वाली को छोटी कर लेते हैं, बड़ी सी और रखी है ना, तो इसको सॉल्व करके छोटी कर लेते हैं, ठीक है। तो छोटी करते हैं क्वेश्चन। तो x प्लस 10y, बस लिख रहा हूँ अभी तो, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 7x प्लस 7y। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये x वाले एक तरफ लिख लेते हैं, y वाले एक तरफ लिख लेते हैं। तो पहले इस साइड में y लिख लेता हूँ, लेफ्ट में 10y माइनस 7y, और उधर हो जाएगा 7x और x उधर जाके माइनस x। तो 10y माइनस 7y 3y, 7x माइनस x 6x। यहाँ से इसके आगे फर्दर, तो y इज इक्वल टू 2x हो गया, क्योंकि ये 3 2 जा कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x। तो अभी छोटी हो गई, तो इसको हमने सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ इतना बना दिया, फर्स्ट को ऐसे ब्लू कलर से छोटा कर दिया, y इज इक्वल टू 2x। अब ऐसे ही सेकंड वाली को भी छोटा कर देते हैं, इसको पिंक कलर से करता हूँ ताकि आपको अलग दिख जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली को मैंने ऐसे छोटा करके y इज इक्वल टू 2x बना दिया। अब ऐसे ही इस सेकंड वाली क्वेश्चन को भी छोटा करें, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट करने में गड़बड़ हो जाती है, तो अब इसको कर रहा हूँ पिंक कलर से। तो मैं ऐसे करता हूँ x प्लस 10y ये वाला, और उसको भी ले जाता हूँ उधर साइड -y माइनस 10x, और 18 को साइन चेंज करने के लिए अपोजिट साइड भेजूंगा तो प्लस 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो x और माइनस 10y माइनस y, इन दोनों को देखो 10y माइनस y 9y, x और माइनस 10x माइनस 9x इक्वल्स टू 18 तो है ही। यहाँ से 9 कॉमन लिया तो 9
y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18, तो y माइनस एक्स कितना हुआ 18/9 यानी कि 2, तो ये इतनी छोटी हो गई, तो इक्वेशन 2 हो गई। तो y इज इक्वल टू 2x और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब आप पुट करो एक दूसरे में, है ना, तो अब आप पुट करो, अब आपको सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट पुट करने में लंबा हो जाता है, तो ऑरेंज कलर से मैं क्या करूंगा, ये y की वैल्यू जो 2x है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। y की वैल्यू जो 2x है वो इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से y की वैल्यू 2x इसमें पिंक वाली में, तो इसको हटाओ, 2x y की वैल्यू पुट कर दी, माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, तो 2x माइनस एक्स कितना होता है x, तो x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू तो मिल गई भाई, x की वैल्यू मिल गई 2, और जब x की मिल गई तो y की भी मिल जाएगी क्योंकि y इज इक्वल टू 2x है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y की वैल्यू हो गई 2 और x की भी निकाली 2, तो y की वैल्यू हो गई 4। तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई 2, y की वैल्यू मिल गई 4। अब देखो, अब जहां बच्चे गलती करते हैं, तो x की वैल्यू मिल गई 2, y की वैल्यू मिल गई 4, वो लिख देंगे 24 आ गया नंबर। कहते हैं, वो कह रहे थे ना फाइंड द नंबर, तो वो लिख देंगे 24। नहीं, हमने 2 डिजिट नंबर को क्या माना था, 2 डिजिट नंबर को हमने x प्लस 10y माना था, xy थोड़ी ना माना है, x प्लस 10y, तो x की वैल्यू 2 इसमें पुट करो, x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 10 और y की वैल्यू क्या है 4, तो 2 प्लस 10 इंटू 4 यानी कि कितना होगा, ध्यान से देखो क्या बना, 10 इंटू ये क्या हो गया 2 और 10 इंटू 4 40, तो 2 प्लस 40 यानी कि 42 है हमारा नंबर, 42। ये जो पूछा था कहाँ गया गिरा, नंबर आपका 42 है। तो ये क्वेश्चन आपको बड़े कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आप क्या करो, इसमें जो जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करो तो होने के चांसेस हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो वर्ड प्रॉब्लम वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने और भी ऐसे क्वेश्चन करा रखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 7x minus 5y minus 4 equals to 0 is given. Write another linear equation so that the line represented by the pair are intersecting line, coincident line, parallel. वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर एक इक्वेशन तो दे रखी है इन्होंने, कह रहे उसका पेयर, दूसरी इक्वेशन, अनदर इक्वेशन आप लिखो, राइट करो दूसरी इक्वेशन, और 3 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक जिसमें इंटरसेक्टिंग बने वो पेयर, जो भी आप दूसरी इक्वेशन लिखोगे वो इंटरसेक्टिंग पेयर बने, और फिर दूसरी इक्वेशन लिखो तो कोइंसिडेंट हो, तीसरी पैरेलल हो। तो आपको यहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, क्या आपको पता है जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो ये वाली कंडीशन होती है। पहले तो जनरल फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, जनरल फॉर्म बताओ। जनरल फॉर्म ये होती है, कितनी बार लिखता हूँ मैं, देखो a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है ना। तो इस जनरल फॉर्म से रेशियो का कंपैरिजन, कोफिशिएंट का रेशियो का कंपैरिजन से हम बताते हैं कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो ये कंडीशन होती है कि a1/a2 यानी कि पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट यानी a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। पहली सिचुएशन में, पहली कंपैरिजन में गलत हो जाता है, मतलब इक्वल नहीं होते इंटरसेक्टिंग लाइंस में। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक जो लाइन चढ़ी हुई होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, मतलब तीनों कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, वही लिख दिया। और पैरेलल के केस में ये होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये 3 कंडीशन होती है, तो इन्हीं कंडीशन को यूज करके हम इसका सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही 7x minus 5y minus 4। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम जो दूसरा पेयर इसका लिखेंगे, यहाँ पर मैं देखो पहला पेयर है, पहली इक्वेशन ये रही 7x minus 5y minus 4 इक्वल्स टू 0, तो यानी a1 की वैल्यू 5 हो गई, a2 की वैल्यू b1 की वैल्यू हो गई -5 और c1 की वैल्यू हो गई -4। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए जो दूसरी इक्वेशन होगी, जो इसका जोड़ा बनेगा वो ये होगा कि a1/a2, मान लो मैं 7x से लिख देता हूँ दूसरी इक्वेशन में, तो a1/a2 तो 1 हो जाएगा, पर b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसको 5 की जगह में कुछ भी लिख देता हूँ, मान लो मैं +3 लिख देता हूँ और -4 इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी आपकी वो बन गई इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। आप देख लो, आप चाहे पैर इनका कंपैरिजन कर लो, यही होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, ठीक है जी।
ऐसे ही आप बस कुछ भी बना सकते हो सोच के। कोइंसिडेंट लाइन में सारी चीज इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन पहली इक्वेशन है वो तो ये है 7x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो सेकंड इक्वेशन होगी बराबर होंगे रेशियो, तो आप चाहो तो बस डबल कर दो, क्योंकि डबल कर देंगे तो हम कट ही जाएगा। तो 14x यानी कि माइनस 10y और माइनस 8 कर दो इक्वल्स टू 0। अब आप रेशियो निकाल के देख लो चाहे से, a1/a2 क्या होगा 7/14, b1/b2 माइनस 5/-10, c1/c2 माइनस 4/-2। तो सेम ही होगा, देखो 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सेम हो गया ना, ये हो गया। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन बनी वो ये बन गई। तो कोइंसिडेंट लाइन में तो सारी चीज इक्वल होती है, तो बस आप उसका मतलब एक डबल कर दो या ट्रिपल कर दो, जो भी कर दो सेम होना चाहिए, ताकि आपका रेशियो सेम आ जाए। जैसे यहाँ पर सब में 1/2 1/2 1/2 आ गया, a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी 1/2। तो उसके लिए मैंने डबल कर दिया, बस 7 का 14, 5 का 10, 4 का 8, ये बन गई इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन की। ऐसे ही पैरेलल लाइन की बना लो। पैरेलल लाइन में क्या है कि पहले दो इक्वल है, तो हमारी पहले तो ओरिजिनल इक्वेशन लिखता हूँ मैं, तो ओरिजिनल मतलब फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी, 7x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि पहले दो यानी a1 पहले दो यानी कि x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल होने चाहिए, उनका रेशियो। तो a1/a2 के लिए मैं इसको भी 7x लिख देता हूँ, इसको भी माइनस 5y लिख देता हूँ, क्योंकि सेम होनी चाहिए। और ये c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसको अलग कुछ और लिख दो, कुछ भी, मान लो मैं +3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आप चेक करके देख लो चाहे से, a1/a2 यानी 7/7, b1/b2 यानी कि -5/-5 और c1/c2 -4/3। तो आप देख लो ये तो 1/1 ही है, ये भी 1/1 है, तो a1/a2 इक्वल है, पर ये -4 है, तो c1/c2 इक्वल नहीं है, तो हमने बना दी इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन बनी ये बनी पैरेलल लाइन। तो हमने जो ये इक्वेशन थी इसकी जो सेकंड इक्वेशन हमने लिखी वो तीनों केस के लिए लिख दी। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये रही, कोइंसिडेंट लाइन के लिए ये रही, पैरेलल लाइन के लिए ये। ठीक है, हमने कैसे देखी है, हमें ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पता था, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पता था, तो उस बेसिस पे हमने लिख दी। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट हो तो पूछो। पहले मैं देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा। देखो पढ़ते कैसे, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करोगे। और एनसीईआरटी के बाद मैंने शॉर्ट्स में बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रखे। मतलब कहने वाला अगर आप सारी वीडियोस देख लोगे ना तो आपके मार्क्स मतलब बहुत तगड़े आने वाले। सारी वीडियोस अच्छे से देखो, अच्छे से यूटिलाइज करो उनको। शॉर्ट्स में फटाफट आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पलर एमसीक्यू मैंने सारे करवा रखे हैं, वो सब देखो। तो सारी चीजें करो। फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो ढूंढनी हो तो वो ढूंढ लो प्लेलिस्ट में। मान लो आपको एलिमिनेशन वीडियो पे, एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट पे सिर्फ एक वीडियो चाहिए तो वो ढूंढ लो, सब्स्टिट्यूशन पे चाहिए वो ढूंढ लो, ये जैसे भी रेशियो वाले कंपेयरिंग द रेशियो वाले पे चाहिए वो ढूंढ लो। ऐसे करके कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो पर्टिकुलर वीडियो देख लो। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा इम्पैक्ट बनेगा। ठीक है, चलो वीडियो काफी लंबी हो गई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।